नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, इस वक्त बिहार के सीएम सम्राट चौधरी है, लेकिन अभी भी बिहार की राजनीति के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही आ जाते हैं। नीतीश कुमार घर से निकलते हैं कि कयासों का बाजार गर्म होने लगता है। अक्सर कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार जब भी कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं, तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। इस बार नीतीश बाबू कुछ सोचे, कोई नया दाव चले, उससे पहले ही दिल्ली ने पटना की पूरी बिसात को अपने घेरे में ले लिया है। गृह मंत्री अमित शाह का एक सीधा फरमान मंत्रियों के पास पहुंच चुका है। 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड टेबल पर चाहिए। लोग कह रहे हैं ये तो बस सरकार के कामकाज का प्रचार करने का एक जरिया है, लेकिन भीतर की बात यह है कि इस रिपोर्ट कार्ड के बहाने बिहार की सत्ता में एक ऐसा अपेक्षित ट्विस्ट आने वाला है जिसकी उम्मीद खुद सरकार में बैठे कई दिग्गजों को भी नहीं है। तो दिन पूरे होने से ठीक पहले मंत्रियों की इस अग्नि परीक्षा के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या वाकई डेडलाइन से पहले बिहार में कोई बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है? इसी महा सस्पेंस की परतें को आज हम खोलेंगे। हमारे साथ मौजूद है बाबा। बाबा, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 100 दिनों की रिपोर्ट कार्ड मंगवाई गई है? सुनने में तो ये बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आखिर भीतर की बात क्या है? क्या कोई ऐसा डर है जो केंद्रीय नेतृत्व को सता रहा है जिससे ये फैसला लेना पड़ा? बिल्कुल शिवांगी, आपने जो डर वाली बात कही, उससे जी। मुझे मुझे कोई इनकार नहीं है। आपको याद होगा कि जब ये सरकार का रीशफल हो रहा था और उससे पहले जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तब भी मैंने ये बात कही थी कि नीतीश कुमार इतना आसानी से सत्ता तो दिए हैं, लेकिन इतना आसानी से मानेंगे नहीं। जी। और आज जैसा कि आपने देखा भी होगा कि 2-3 ऐसी बातें सामने निकल कर के आई है कि नीतीश कुमार एक दिन भी आराम नहीं कर रहे हैं। जो हम्म। बताया जा रहा था कि वो थक गए हैं, वो चाहते हैं कि रेस्ट करना, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा जी। राजनीतिक बिल्कुल। रूप से वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और बिहार की सियासत पर और सरकार पर, दोनों पर नज़र बनाए हुए हैं। दूसरी हम्म। तरफ अपने संगठन से लेकर के और अपने लोगों को भी वो तलाश कर रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां हो रही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति रही है, राजनीतिक प्रकृति मैं बात कर रहा हूँ, कि जी। वो एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रखती है। और यही कारण है कि वो देश के 2 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में सरकार चला रही है। जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी चुनाव से लेकर के चुनाव तक की होती है और एक चुनाव खत्म नहीं होता है कि दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। जी। सीधे तौर पे आप देख लीजिए कि जब से सम्राट चौधरी के हाथ में कमान आया है, मैं उसी दिन से कह रहा हूँ कि ये 100 दिनों का एक फेज होगा, जिसमें सम्राट चौधरी के कार्य और किस तरह से संतुलन बना करके चलते हैं, इस पर आकलन किया जाएगा और उसके बाद आगे की राजनीतिक प्रकृति तय की जाएगी। जी। जो साफ-साफ दिखाई दे रहा है, अमित शाह ने ये बात अच्छी तरह से कह दिया है कि परफॉर्मेंस के आधार पर आगे सरकार का नेतृत्व कैसा होगा, कौन किस विभाग में होगा या किस तरह से बिहार की सरकार चलेगी, इन सभी बातों का निर्णय होना है, फैसला होना है। इसमें हम्म। बिहार की राजनीति में आने वाले जो 100 दिन है, उसमें कामकाज को लेकर एक बड़ा अभियान देखने को मिल सकता है। जी। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि जहां नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा था, वहीं सम्राट चौधरी भी एक दिन भी आराम नहीं कर रहे हैं। जी। सम्राट चौधरी लगातार अपने काम तो कर ही रहे हैं, नए-नए आदेश पारित कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वो मीडिया से भी संवाद कर रहे हैं। 2 जी। दिन पहले ही उन्होंने मीडिया से संवाद करके अपने सारे सवाल जो मीडिया के थे, उन सवालों का जवाब दिया और हर किसी से पूछ-पूछ करके कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं। खैर इन सारी बातों के साथ-साथ सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा तो निश्चित रूप से होनी है और इन सभी बातों को लेकर के जो एनडीए सरकार है, इस बिहार की एनडीए सरकार का 100 दिन का कार्यकाल किस तरह से होगा और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर चुकी है। पार्टी ने अपने कोटे के सभी मंत्रियों से 3 बार लेकर के जो स्थिति पैदा की है, वो साफ-साफ बता रही है कि कहीं न कहीं इन 100 दिनों का जो आकलन है, एक-एक दिन जोड़ करके और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। विस्तृत रिपोर्ट माँगने के पीछे का कारण है कि लगातार सम्राट चौधरी के फैसलों को लेकर के समीक्षा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी ये जो 100 दिनों की सरकार है, 24 जुलाई 2026 को पूरे हो रहे हैं। जी। इससे इसके साथ-साथ उन्हें ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा, यानी कि 14 माफ़ कीजिएगा जो जुलाई का महीना है, हम्म। 24 जुलाई से 15 अगस्त तक का उनको फेज दिया जाएगा और 15 अगस्त को कोई बड़ा फैसला होने वाला है।
इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी आपने देखा होगा कि बदला गया है और संगठन और सरकार को दोनों को अलग-अलग किया गया है, जिससे काम में कोई असुविधा न हो। जी, विभागों जी। में कौन-कौन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कौन-सी नई योजनाएं शुरू की गई है, योजनाओं की स्थिति क्या है, इन सब पर विस्तृत चर्चा होगी। क्योंकि नीतीश कुमार जिन योजनाओं को लागू करते थे, उसको क्रियान्वित करने और उसके अंजाम तक पहुंचाने का भी उनमें मादा था और इसीलिए नीतीश कुमार को कहा जाता था कि जो शुरू करते हैं उसे समाप्त भी करते हैं। हुँ। भारतीय जनता पार्टी के अगर सूत्रों से बात करें और जो लोगों से बातचीत हो रही है उसके आधार पर देखें, तो रिपोर्ट सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन के लिए नहीं है, जी। बल्कि इसके आधार पर बनाई गई जो सरकार है उसकी उपलब्धियां, उसके प्रचार प्रसार कैसे किए जाए और 100 दिनों के बाद निश्चित रूप से आप समझ रही हैं कि धीरे-धीरे करके नीतीश कुमार का नाम जो हट नहीं पा रहा है बिहार के लोगों के ज़हन से, उसको हटाने का भी प्रयास किया जाएगा। जी, यानी जी। सीधे तौर पे एक स्ट्रेटजी बनेगी, जिस स्ट्रेटजी के तहत भारतीय जनता पार्टी जो इतने दिनों से 20 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार के पीछे चल रही थी और पिछले 12 वर्षों से तो आप देख रही होंगी कि आराम से इस बात को समझना हर किसी के लिए है कि केंद्रीय योजनाओं को, केंद्रीय नीतियों को अपनाने में नीतीश कुमार ने हमेशा कोताही बरती है। वो बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। योजनाओं, अपनी रणनीति पर ही चलते रहे हैं। इसके हुँ। साथ-साथ जनता से संवाद का अभियान भी शुरू करना है। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हाइलाइट्स करना है, प्रचार-प्रसार करना है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आप जानती हैं कि काम से के साथ-साथ प्रचार भी जबरदस्त ढंग से करती है। जी। 100 दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस 100 दिन के पूरा होने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण फैसले भी लेने हैं भारतीय जनता पार्टी को। एक तरह से समझिए तो मीडिया के साथ संवाद में सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है, उसे पूरा भी करती है। उन्होंने राम हुँ। मंदिर और ऐसे कई उदाहरण दिए। जी। यानी सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उससे कोई समझौता सम्राट चौधरी भी नहीं करेंगे, ये नहीं बात कर जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जी। अब यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी। ये कहानी है कि किस तरह से जो ट्विस्ट आना है वो आएगा। तो सीधे-सीधे तौर पे देखा जाए तो बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, वो कई कहानियों को जन्म दे रही हैं। हुँ। बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि विपक्ष पूरी तरह से तैयारी शुरू कर चुका है और चुनौतियां निश्चित रूप से विपक्ष के पास है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं कई दिनों से लगातार कह रहा हूं कि जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है इस देश में, उसमें कई दलों को मैं एक साथ आता हुआ देख रहा हूं। जी। यहाँ तक कि वाम दलों ने भी दबाव बनाया है कि एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनाया जाए जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। जी। 2024 के चुनाव में कुछ हद तक हालांकि नीतीश कुमार के हटने के बाद कमजोर जरूर पड़ा था इंडिया गठबंधन, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो टक्कर देने की कोशिश की गई थी। की गई आज थी, भी जी। भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोक देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है इंडिया गठबंधन का। लेकिन जी। इसके साथ-साथ जो परिस्थितियां बनी है उसमें एनडीए गठबंधन के भीतर बिखराव की आशंका बड़ी प्रबल हो गई है। खास करके बिहार की बात करें तो मैं कई दिनों से लगातार बता रहा हूं, बिल्कुल। जब से एमएलसी के चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद सीट शेयरिंग का समझौता हुआ, चुनाव हो भी गए, लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल गया हुँ। 10 लोगों को, लेकिन इसमें कई ऐसी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि एनडीए के भीतर बिखराव हो सकता है। तो जी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को रक्षात्मक जो अपनाना है स्ट्रेटजी, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ-साथ नीतीश कुमार को लेकर के भी नीतीश कुमार जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर बार-बार दल बदल का या माफ कीजिएगा गठबंधन बदलने का जो आरोप लगता रहा है, पलटू राम के एक नाम उनको दे दिया गया था। ये जी। सारी चीजें अभी भी बंद नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस की वजह से गठबंधन छोड़ा था। आज फिर से कांग्रेस यदि नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और नीतीश कुमार को लेकर के वो स्ट्रेटजी बनाती है, ये तय करती है कि नहीं नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार का मन बदले। वहीं लालू जी। प्रसाद तेजस्वी यादव को आरजेडी का सारा अधिकार दे चुके हैं। हुँ। इसके साथ-साथ अब तक जो देखा गया है इंडिया गठबंधन में सबसे वफादार साथियों के रूप में वो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कई बार ये बात कहा भी है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, आगे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने इंडिया गठबंधन जब लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ तो ये कहा था कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के तहत ही था और ये जी। देखने को भी मिला कि देश भर में अलग-अलग राज्यों में चुनाव हुए, उसमें इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ था जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। सबसे बड़ी बिल्कुल। बात कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सपोर्ट करने वाले चंद्रबाबू नायडू का रुख क्या होगा? उनको भी लगातार जिस तरह से बुलाया जा रहा है और उनको
नए-नए ऑफर दिए जा रहे हैं, ये भी जी, बहुत कुछ जी, कहता है। सबसे जी। बड़ी बात है कि 2029 के चुनाव को लेकर के ये सारी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव जो बड़ा राज्य है उसको भी लेकर के स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। अब हुँ, जो वर्तमान परिस्थिति है कि क्षेत्रीय दलों को काफ़ी डर लग रहा है। जो संभावनाएँ हैं उलट-फेर की उसमें टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी जैसे दल का आंतरिक असंतोष और रणनीति में बदलाव का कारण बन सकता है। आंतरिक असंतोष आपको पता है कि कभी इधर से तो कभी उधर से लोग कूद करके दूसरे जी, जी, खेमे में चले बिल्कुल। जा रहे हैं। विपक्षी एकता कमजोर हो रही है, उसे मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। अगर बात करें हम तो कई राज्यों में चुनाव है। आगामी बहुत बड़े-बड़े राज्यों में जैसे यूपी में चुनाव है और भी कई राज्यों में चुनाव है। उस चुनाव को हुँ, देखते हुए पंजाब में चुनाव है, जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। तो जी। कहीं न कहीं इसके लिए भी एक तैयारी करनी होगी। इसके साथ-साथ आपको बता दें कि जातीय जनगणना शुरू हो चुका है। रोजगार और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए इसको लेकर के आपने देखा होगा कि हमारे ही रिपोर्टर ने जो उत्तर प्रदेश में कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उन जी, लोगों के विद्रोह में आपने देखा कि लोगों को पता भी नहीं है, उसके बावजूद भी विद्रोह करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल यानी बाबा। वैचारिक आधार पर अगर एनडीए गठबंधन में मतभेद होता है, तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, लेकिन हुँ, कितना अधिक मिल सकता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। सीधे तौर पे जो डेडलाइन दिया गया है, ये डेडलाइन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रिकॉशन है, जिसमें हुँ, वो उसको पता है कि नीतीश कुमार को जरा भी अगर ठेस पहुंची या जरा भी नीतीश कुमार असहज हुए वर्तमान सरकार और वर्तमान वर्तमान गठबंधन से, तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार कोई फैसला लें उससे पहले खुद अमित शाह चाहते हैं कि 100 दिनों की समीक्षा करके नीतीश कुमार के सामने वो रिपोर्ट रख दें और जी। बताएं कि आप ही के निर्देशन में, आप ही के देखरेख में, आप ही के आइडियोलॉजी पे ये सरकार चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी किसी तरह का उलट-पलट नहीं चाहेगी। नहीं लेकिन चाहती, जी। संपादक नमन मिश्रा जी ने एक बात जरूर कही है कि जिन लोगों का काम एनडीए गठबंधन से समाप्त हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देगी। जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा की बात कर जी। लीजिए, उत्तर हुँ, प्रदेश में उनकी बड़ी भूमिका नहीं होने जा रही है, इसलिए उनकी जगह पर किसी नए साथी को लाया जा सकता है, जिसमें मुकेश सहनी की प्राथमिकता बताई जा रही है। तो खैर इन जी। सारी बातों के साथ-साथ जो शाह ने 100 दिनों का रिपोर्ट मांगा है और 15 अगस्त से पहले कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा डेडलाइन फिक्स किया गया है। इसके बाद क्या होने वाला है, नीतीश कुमार कुछ फैसला ले उससे पहले किस तरह से नीतीश कुमार को और बाकी के साथियों को अपने पक्ष में रखेगी हुँ, हुँ। भाजपा, ये देखना बड़ा दिलचस्प जी। होगा। बाबा एक बड़ा उदाहरण लेते हैं महाराष्ट्र का। वहां महायुति गठबंधन में खींचतान को संभालने के लिए दिल्ली ने परफॉर्मेंस और कोऑर्डिनेशन को ही ढाल बनाया था। बिहार में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी बीजेपी अपने कोटे के मंत्रियों की उपलब्धियों को जनता के बीच इतनी मजबूती से रखने वाले हैं कि सहयोगी या फिर विपक्ष चाह कर भी सरकार में अपना एक तरफा दबदबा ना बना सके? क्या सहयोगियों को उन्हीं के जाल में घेरने की ये क्रोनोलॉजी है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप देख लीजिए ना, सीधी-सी बात है। मैंने जो कहा कि जिन लोगों का काम समाप्त हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रासंगिक नहीं रह जाते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी और यह कोई इसमें गलत भी नहीं है। युद्ध और किसी भी रणनीति का हिस्सा होता है साम, दाम, दंड, भेद हुँ। और उसके बाद अगर इन सब से नहीं निपटे तो मैत्री। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार अलग हुए और जब जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार को अपने पास बुला भी लिया। जी। समझौता जो किया आपने देखा होगा कि अपने ही सांसदों को बैठा करके नीतीश कुमार को प्राथमिकता दी गई। यानी हुँ। सीधी तौर पे आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कैसे सत्ता में बना रहा जा सकता बनाए है रहते हैं। जी। और इसके लिए उसको जो भी स्ट्रेटजी बनानी पड़े, अपने साथियों को सहयोग लेना पड़े या फिर साथियों को समझाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़े, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जी। ऐसे में आने वाला जो रणनीति होगा, इस देश की राजनीति जो होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करती है कि वो क्या स्ट्रेटजी बनाती है। विपक्ष जी। कितना ज्यादा मजबूत हो पाएगा, कई दलों का कुनबा, क्योंकि विपक्ष के पास सत्ता नहीं है, कई राज्यों से वो बेदखल हो चुके हैं, तो ऐसी हुँ। स्थिति में उनकी बेचैनी भी होगी और उन्हें भरोसा भी नहीं होगा कि कैसे वो बाउंस बैक करेंगे। लेकिन रास्ता तो यही है कि आपको बंच में आकर के, एकजुट होकर के और तब भारतीय जनता पार्टी से लड़ना होगा। अपने व्यक्तिगत जो उनके खुन्नस हैं या व्यक्तिगत एक दूसरे से जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं उसको निकाल करके। हुँ। अब इसमें कौन-कौन सहयोगी होता है, कौन-कौन साथ देता है, भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथियों को एक साथ रख पाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी पर डिपेंड करता है कि आगे आने वाली रणनीति कैसी होगी। क्योंकि अभी से सीधा-सीधा अगर आप
दूरबीन लगा करके भी देख लें तो आपको नजर आएगा कि 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और विपक्ष दूर दूर तक उसके नजदीक तक नहीं पहुंच पा रहा। नहीं पहुंच पाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों, बिहार में सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले ही सियासी शहमात का खेल अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मंत्रियों की इस रिपोर्ट के बाद ऊंट किस करवट बैठता है। क्या ये कवायद सरकार और संगठन को और मजबूत करेगी या फिर बिहार की सियासत में कोई नया ट्विस्ट लेकर आएगी? अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।